चले लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ लेक्चर 1। पहली क्लास है हमारे इस चैप्टर की, बायोमोलिक्यूल्स या फिर आप इसे बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, सो एनी आइडिया बायोकेमिस्ट्री का आपने नाम सुना होगा। जी मैम, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है या जो लाइफ के रिलेटेड है। एग्जैक्टली। सो बायोकेमिस्ट्री एक बायो की ब्रांच ऑफ कोर्स, जिसके अंदर केमिस्ट्री की भी वैसे ब्रांच है, जिसके अंदर आप बेसिकली केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अगर मैं इन शॉर्ट उन केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे और उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री में आप बायोमोलिक्यूल्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइफ को आप स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, किससे हुई, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन की कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एग्जांपल पानी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, उसके बाद कुछ मिनरल्स हो गए, जैसे जिंक का मैं एग्जांपल ले लूँ, आयरन की बात कर लें। अब मुझे आप बताइए, क्या ये बायो मॉलिक्यूल होगा? क्योंकि मिलता तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। नो मैम, क्यों? क्योंकि कुछ हद तक हम लोग इनके बगैर जिंदा तो रह सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ऐसे ये इनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ओके, के बगैर लाइफ पॉसिबल है, तो इनका कह सकते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स। अब इसको हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। क्या पहली बात तो ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा कि इनके बगैर लाइफ पॉसिबल है। क्या पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल है? नो। सही है। तो अब यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन चीज़ों को कि क्या बायोमोलिक्यूल के अंदर आएगा, क्या नहीं। अगर आप बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेंगी, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब ये क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बायो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जहाँ पे कार्बन मौजूद हो, कार्बन किसी और मॉलिक्यूल के साथ जब आपको मिले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। सही है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, वो बायोमोलिक्यूल कहलाएगा। बायोमोलिक्यूल क्या है? ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। अब क्या सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। कैसे? अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन्स की, कार्बोनेट आयन्स की, ये सारा का सारा क्या है? ये आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक्सेप्शंस में आ गया। इसमें कार्बन तो है, अदर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, कार्बन है, बाइकार्बोनेट में तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक हुए। तो सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इसके अलावा भी हैं कुछ और एक्सेप्शंस। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहा है, वो बायोमोलिक्यूल कहलाएगा।
ठीक है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है? तो आंसर है यस, लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आप बात करें पानी की, वाटर की, ठीक है, आप बात करें आयंस की, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारा का सारा आयन, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, तो वो आपके पास बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आपको मिलेगा। लेकिन बायोमोलिक्यूल में डिफरेंस ये है कि बायोमोलिक्यूल जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़, चलें थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपके पास बायोमोलिक्यूल्स को आप डिवाइड करते हो उनके साइज़ के बेसिस पे, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जिनका एक पर्टिकुलर रेंज होती है, वो रेंज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड हो सकते, उन्हें आप कहेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन्हें आप मोनोमर भी कह सकते हैं। ये मोनोमर जब साथ में मिलते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक चेन बनाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन्हें आप पॉलीमर भी कह सकते हैं। तो हर पॉलीमर एक ना एक मोनोमर से बना हुआ होता है और उसके अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है, सही है। अब अगर आप बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो आपके पास 4 मेन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स हैं। पहला है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। और इसमें बॉन्ड, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? बेसिक कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। थर्ड है आपका लिपिड। लिपिड का मोनोमर क्या है? कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आपके पास 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल होती है, सही है। इसे आप प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। उसके बाद है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक लॉन्ग एलिफेटिक रेडिकल के साथ अटैच्ड होगा तो वो फैटी एसिड कहलाएगा। क्या मतलब है इस बात का? ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ जो ये आर चेन है, अगर ये एक लॉन्ग लीनियर चेन है कार्बन की बनी हुई, तो ये फैटी एसिड कहलाएगी, ठीक है। अगर उसमें 2-3 कार्बन है तो वो फैटी एसिड नहीं होगा, क्योंकि फैटी एसिड में और जो आपके पास अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जैसे एसिटिक एसिड, ये बहुत ही शॉर्ट चेन्स हैं। तो फैटी एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन होगी। एलिफेटिक का मतलब ये है कि वो अनब्रांच्ड होगी,
ठीक है, ये होती है, ये अनब्रांच्ड चेन। अगर मैं यहाँ पे इसके कार्बन लगा दूँ तो ये ब्रांच्ड हो गई। फैटी एसिड के अंदर कैसी चेन होगी? अनब्रांच्ड होगी, लीनियर होगी, एलिफेटिक, लीनियर एक ही बात है, सिंपल सीधी चेन, और लॉन्ग चेन होगी। तो ये आपके पास फैटी एसिड आ गया। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर मैं यहाँ पे इसका आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हैं, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे ये आ गया आपका फैटी एसिड 1। अगर एक फैटी एसिड अटैच होगा कोलेस्ट्रॉल के साथ तो आप इसे कहेंगे मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अगर 2 फैटी एसिड अटैच्ड हैं तो ये कहलाएगा डाइग्लिसराइड। ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसराइड इज़ एन ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसराइड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। अगर यहाँ पे 3 फैटी एसिड हैं तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड कौन सा बनेगा कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में? ईस्टर लिंकेज, ठीक है, ईस्टर लिंकेज। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा एस्टरिफिकेशन, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड का बनना एस्टरिफिकेशन कहला जाए जब आपके पास एक ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि फैटी एसिड है, और ग्लिसरॉल है। बॉन्ड कौन सा बन रहा है? ईस्टर। प्रोसेस क्या कहलाया जा रहा है? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ग्लिसराइड कहलाएगा। लास्ट हमारे पास जो मेन बायोमॉलिक्यूल है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके पास है डीएनए और आरएनए, ये 2 तरीके का न्यूक्लिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने देखा था। बीच में आपके पास क्या होती है? एक राइबोस शुगर होती है, सही है। फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड होता है क्या? बेस, नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। और यहाँ पे जो 5th कार्बन होगा उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड होगा, ठीक है। अभी इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ पे मैंने ये नहीं पूछा कि बेस और शुगर के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, ये नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में होता है। जब ये 2 क्या होता है, आपने देखा होगा जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, वहाँ पे ये डबल हेलिक्स कैसे बनता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में क्या अट्रैक्शन होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। क्या होता है कि जैसे एडेनिन है तो इस स्ट्रैंड पे जो एडेनिन है वो बॉन्ड करेगा थाइमीन से, और दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। तो समझ आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान में है? नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राइबोस शुगर और बेस के दरमियान में क्या बॉन्ड है? बेस के दरमियान में, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, 2-3 बॉन्ड के आपको यहाँ पे नाम याद करने होंगे। आपके पास एक राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर और बेस के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, ठीक है। आपने देखा था शुगर में कौन सा बॉन्ड था, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड था, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड आ गया। अब ये जो फॉस्फेट है और ये जो राइबोस शुगर है, इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड,
ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। जी मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि बेस और राइबोस शुगर के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एंड राइबोस शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में, यानी कि इन शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड में, व्हाट इज दैट बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि ये बॉन्डिंग कैसे होती है। ये जो फॉस्फेट है ना एक न्यूक्लियोटाइड का, वो जाके अटैच होता है कौन से कार्बन, इस राइबोस शुगर के थर्ड कार्बन के साथ, ये बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है। समझ आ गया। तो इस तरीके से चेन बनती है, इसे आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक लंबी सी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनती है। क्लियर। अब ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड के दरमियान, क्यों ये बॉन्ड है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे भी एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो। ओवरऑल कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो डाई दो बॉन्ड, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। सही है, क्लियर हो गया सब कुछ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे, बेसिस के दरमियान में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे है और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स 4 मेन होते हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में हमें इन्हीं 4 बायोमोलिक्यूल्स को एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट और मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ना सिर्फ हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन जितना भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स की जब आप टर्म यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में हम वाटर की भी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट abundant molecule in a cell, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है। या फिर अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल पूछना था, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी चले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन अ सेल। ऑप्शंस आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, न्यूक्लिक एसिड। वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 80% हम लोग गलती करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही होना था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने वर्ड बायोमोलिक्यूल लिख लिया तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या है आपके पास, इनऑर्गेनिक है। अगर आपसे पूछा जाए सेल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो यकीनन पानी है, इट इज़ वाटर। लेकिन बायोमोलिक्यूल की जब बात होगी तो वहाँ पे ये आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना बायोमोलिक्यूल, उसने बायोमोलिक्यूल पूछा था। तो बायोमोलिक्यूल आपके पास सबसे अबंडेंट सेल में कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। अच्छा, अगर आप देखें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर,
उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, H2O हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपके अगर आपके पास ऑक्सीजन। कोई एग्जांपल हो, चलो ऑक्सीजन हो गई, और जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जितने भी वाइटामिन्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी एसिड होगा, बेस होगी, जितनी भी सॉल्ट्स होंगे, जितने भी आयंस होंगे, ये सब का सब क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक सेल में आपके पास 70% प्रोटोप्लाज्म जो है वो बना हुआ होता है पानी से, H2O से, ठीक है। उसके बाद आपके पास सबसे अबंडेंट चीज़ सेल में होती है प्रोटीन। पहले आपके पास वाटर है, अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं बोला, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, सिर्फ कहा कि सबसे अबंडेंट चीज़ क्या है, तो 70% आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो H2O से बना हुआ है। उसके बाद है सेकंड पे आपका है प्रोटीन की कंसनट्रेशन तकरीबन 18% होती है। थर्ड पे आता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है लिपिड, और फिर है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो सीरीज़ है इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है, सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल वाटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ की प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और सेल की सारी ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ मिला के। नहीं, मतलब आपके पास जो फ्लूइड, जो मैट्रिक्स है सेल के अंदर, ठीक है, वो तो साइटोप्लाज्म ही कहलाएगा ना, उसे आप फिर प्रोटोप्लाज्म कैसे बोलेंगे? आप ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स प्रोटोप्लाज्म होगा, ऐसा? वेल, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एडिट कर लेना है इस डेफिनेशन को अपने पास। जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है कि जब आप न्यूक्लियस को हटा दोगे ना, तो वो आपके पास जो फ्लूइड, जो मैट्रिक्स है, वो साइटोप्लाज्म है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 2-3 कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करूँगी, जस्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर, या फिर just few points to remember। सबसे पहली बात, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज भी थोड़ी डिफरेंट होगी, और दूसरा उसके अंदर भी सीरीज़ यही चलेगा, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पानी है, तकरीबन 70% उसके अंदर भी पानी होता है। प्रोटीन सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है वहाँ भी, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, ये सेम सीरीज़ है। लेकिन बैक्टीरियल सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन सेल। सबसे इवॉल्व, सबसे कॉम्प्लेक्स सेल जो एग्जिस्ट करता है वो एक ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर हमने देखा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हमने कहा माइक्रोमॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो लिपिड है वो एक बहुत ही अमेजिंग सा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। कैसे यूनिक है?
अगर आप देखो तो लिपिड जो है वो बना हुआ होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। इसके बॉन्ड कौन सा होता है? इससे बहुत बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड, इससे ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पॉलीमर जो है वो डिवाइड होंगे किसमें? मोनोमर में। लेकिन मसला ये है कि जो लिपिड है वो पॉलीमर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ऐसा अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये अपने आप में एक कंप्लीट लिपिड है, सिंपल लिपिड है, लिपिड है। ऐसा नहीं होगा कि ग्लिसराइड की खुद की एक लंबी चेन होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड मैंने आपसे कहा ईस्टर बॉन्ड, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में है। इसने मिलकर बनाया ग्लिसराइड जो कि एक सिंपल कंप्लीट लिपिड है। तो लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल तो है, लिपिड इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है, लेकिन इट्स नॉट अ पॉलीमर। लिपिड इज़ नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी चेन नहीं है। हाँ, इसका मोनोमर तो है, ये अगर आप इसे तोड़ोगे तो आपको ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिल रहा है। लेकिन पॉलीमर किसे बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर इज़ पॉलीमर। तो लिपिड अपने आप में एक पॉलीमर नहीं है। ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे हमें ये एक चीज़ पता लगती है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो एक ही जगह से हुआ होगा अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी भी। ये जो मॉलिक्यूल्स से पहले अमाइनो एसिड पहले सारे एलिमेंट्स थे, उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास कुछ ऐसी फोर्सेस थी जिनको अभी तक हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही से। लेकिन वो जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो उन्होंने प्रोटीन्स बनाए, फिर इस तरीके से आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स बने। एंड देन एक सबसे सिंपलेस्ट सेल आपके पास जो आर्की बैक्टीरिया वो बने। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स हमें बताते हैं कि लाइफ का एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? उसके डीएनए में प्रेजेंट होती है, ठीक है। डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेल को काम कैसे करना है, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, हर चीज़ वो डिसाइड होगी, वो डिसाइड करेगा। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आरएनए बनेगा, फिर आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो ट्रांसलेशन कहेंगे। तो हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है। प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन ठीक है, हो गया, ओके, हो गया। प्रोटीन जो है वो आपके पास एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी है और एक फंक्शनल मॉलिक्यूल भी है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन आपके पास स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब ये है जैसे हेयर हो गया, नेल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं। केराटिन प्रोटीन होता है इसमें प्रेजेंट। फंक्शन का मतलब क्या है कि प्रोटीन्स ऐसा मॉलिक्यूल भी बनाते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हार्मोन हो गया, जितना भी हार्मोन है वो प्रोटीन से बना हुआ है। एंजाइम्स हो गए, ये प्रोटीन से बने हुए हैं, तो ये फंक्शनल प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसको डायरेक्टली बना कौन रहा है? डीएनए बना रहा है। डायरेक्टली आरएनए बना रहा है लेकिन इनडायरेक्टली डीएनए कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, सही है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास केमिकल रिएक्शंस होता है। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे अंदर, जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिससे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी रिएक्शन है वो मेटाबॉलिज्म है। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके का रिएक्शन है। एक है कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और एक है आपके पास एनाबॉलिज्म जिसमें न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है या यूज़ होती है? मेटाबॉलिज्म में रिलीज हो गया, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसा टाइप का रिएक्शन है? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो कैटाबॉलिक है,
वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है वहाँ पे। सही हो गया, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म आ गया। उसके बाद जब भी आप नया बॉन्ड बनाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जब आप मोनोमर्स को जोड़कर एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि अगर आप बात करो अमाइनो एसिड की, जैसे हमारे पास ये 2 अमाइनो एसिड मिले, इन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। ये बॉन्ड बना कैसे, ये बॉन्ड कैसे, मोस्ट ऑफ द केसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर बॉन्ड कैसे बनता है, जब वहाँ से H2O रिलीज़ होता है। जैसे H2O रिलीज़ होगा वहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड रिमूवल ऑफ वाटर से बनता है, ईस्टर बॉन्ड रिमूवल ऑफ वाटर से बनता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी रिमूवल ऑफ वाटर से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्यों, डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रेशन, यानी कि H2O का रिमूवल हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, कंडेंसेशन की। केमिस्ट्री के अंदर कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का इन्वर्स या फिर रिमूवल ऑफ वाटर। नहीं, मतलब कंडेंसेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ वाटर, लेकिन अपना स्टेट ऑफ मैटर में क्या मतलब होगा कंडेंसेशन का। ओके मैम, वाटर मॉलिक्यूल का जो है ना, इसका जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका लिक्विड में कन्वर्ट होना। मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, जी यस एग्जैक्टली, ठीक है। लिक्विड गैस में होता है तो वो आपके पास बॉइलिंग एवेपोरेशन है, यानी कि वेपोराइजेशन, और जी। गैस अगर बन रही है लिक्विड तो ये आपके पास कंडेंसेशन है। यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी बॉन्ड फॉर्मेशन है। अच्छा, अगर आपको वो डेंस होता चला जा रहा है, यानी कंडेंसेशन मतलब डेंस होता जा रहा है, कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं, कंडेंसेशन का वर्ड उसके लिए यूज़ करता है, ठीक है। और इधर भी वाटर रिमूव हो रहा है तो वो डेंस ही होगा, यानी ऑपोजिट टू डाइल्यूशन। सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अभी अगर मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। एक मिनट, आपके आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा अगर हमें इस चीज़ को रिवर्स करना है, अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। जी मैम। और ये क्या कहलाएगा, इसे आप हाइड्रोलिसिस कहेंगे, या फिर आप हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, मेरी आवाज आ रही है? या आई कैन हियर यू। एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, आ रही है आवाज। ओके, आवाज वो क्या आ रही है आपको? हाँ, तो अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे वाटर की एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी कि H2O, लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन, यानी कि आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वाटर को ऐड करके, तो हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। इसके लिए आप हाइड्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन में बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रेशन क्या है, बॉन्ड का टूटना। सही है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वाटर, H2O।
ठीक है, अब हम पानी की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। आपके पास सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल एक लिविंग सेल के अंदर क्या है? वाटर है। आपके 70% सेल आपका पानी से बना हुआ है। क्लोरोप्लाज्म जो है उसके अंदर 70% वाटर है। सही है। आपकी बॉडी का 3/4 कितना 3/4 बॉडी वेट जो है वो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, वाटर से कंपोज्ड है। तो आप कह सकते हैं वाटर जो है आपके पास वो मीडियम ऑफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास सबसे अबंडेंट कंपाउंड है। तकरीबन 65 to 70% इसकी कंसंट्रेशन यानी कि मतलब इसका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है सेल टू सेल। लेकिन अगर आप बैक्टीरियल सेल की बात करो, आप ह्यूमन सेल की बात करो, मैमेलियन सेल की बात करो, तो हमारे सेल में 70% प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो इसको मीडियम ऑफ लाइफ क्यों बोला? क्योंकि आपके पास जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड के टूटने में पानी का हाथ होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। आपके पास हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या हो रहा है, आप वाटर की एडिशन करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, हमारे पास जितना भी एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली पानी से आ रही है, तो क्या ये बात गलत तो नहीं होगी? चलें, तो हम ये कह सकते हैं राइट कि एनर्जी जो है इनडायरेक्टली कहाँ से, वाटर से आ रही। कैसे, क्या रिलेशन है इसका? देखो, एनर्जी यानी कि एटीपी की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म है वो एटीपी है, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। खैर, अब ये जो एटीपी है ये आपके पास कैसे आपको मिल रहा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप ग्लूकोज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ से आपको एटीपी मिलता है। ठीक है, अब ग्लूकोज़ कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज़ सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेटरोट्रॉफिक हो, आपके पास ग्लूकोज़ प्राइमरीली कहाँ से आ रहा है? उसके रूट्स क्या है? वो एक प्रोड्यूसर से आ रहा है, यानी कि एक प्लांट से आ रहा है। और प्लांट ग्लूकोज कैसे बनाता है? प्लांट ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो एज अ रिएक्टेंट काम करता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो आप देखें कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी है। सही है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद आपके पास वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। आपको पता है सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी खुद क्या है, पानी खुद पोलर है। तो आपके पास जितना भी आयोनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं, जितने भी आयन्स हैं, जितना भी आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, वो सब का सब क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल होता है पानी में। तो इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था आई गेस यूसेट के पास्ट पेपर्स में। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस्ट सॉल्वेंट, या फिर आप कैसे बताएंगे कि एक सॉल्वेंट बहुत अच्छा है। तो एक सॉल्वेंट क्या होता है इतना पता है, इतना क्लियर है सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, यानी कि एक सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट है। ठीक है, दिस इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या है, आप कैसे बताएंगे कि एक सॉल्वेंट जो है वो काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है, इट्स अ गुड सॉल्वेंट? हाउ कैन वी जज दैट? तो एक सॉल्वेंट जितना ज़्यादा अनरिएक्टिव होगा वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा।
क्योंकि अगर आप एक चीज़ को डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा अच्छे से, उससे डिज़ोल्व कर लेगा अपने अंदर, तो वो एक गुड सॉल्वेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये मैं मेंशन कर रही हूँ, जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, जो आपके पास IMET के अंदर शायद उतना हेल्प ना करे आपको, तो वो मैं मेंशन कर रही हूँ। वो आप ऑप्शनल है, आपको याद करना है नहीं करना, इट्स जस्ट के मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, जस्ट पॉप्ड अप इन माई हेड ये क्वेश्चन, तो मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे। खैर अब अगर आप मैं आपसे पूछूँ ईथर जो है, ईथर एक कैसा सॉल्वेंट, इट्स अ गुड सॉल्वेंट और नॉट? और नॉट अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाती है और समहाउ रिएक्टिव भी है। ईथर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ईथर एक बहुत ही अनरिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते ईथर का, बहुत ही अनरिएक्टिव कंपाउंड है, सही है। इसके अलावा अल्केन्स और ईथर ये दोनों ही काफ़ी अनरिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ईथर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, पानी से अच्छा सॉल्वेंट नहीं है वो, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ईथर अनरिएक्टिव होता है एंड इट्स अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। और अल्केन्स जो है वो भी अनरिएक्टिव होता है। खैर अल्केन्स के बारे में एक और चीज़ मुझे आपको मेंशन करनी थी यहाँ पे, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, याद है? अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहता है? क्योंकि पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है, इसीलिए इसे पैराफिन्स कहता है, ठीक है। अल्कीन इज कॉल्ड एज ओलेफिन्स, क्योंकि अल्कीन्स जो है वो आपके पास लिपिड, ऑयल, फैट वगैरह के अंदर मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं। ओलेफिन ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल कंटेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे थे, तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये आयोनिक सब्सटेंस जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जब आप एक आयोनिक कंपाउंड को डालेंगे पानी में तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे ये NaCl है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, तो ये जो पॉजिटिव वाला है इसे हम कैटाइन बोलेंगे और नेगेटिव आयन को हम एनाइन बोलेंगे। और सॉल्युबिलिटी जो है वो इस चीज़ से जज होती है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में होगा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ओके, कोई और चीज़ यहाँ पे रह तो नहीं गई? ओके, अच्छा, वाटर जो है इसका एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे होता है? क्योंकि वाटर जो है इसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है पानी की वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है, कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब पानी इवेपोरेट होता है, वेपराइज होता है, तो अपने साथ क्या होता है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए ताकि वो वेपराइज हो सके, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी इसीलिए एज अ कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास जब स्वेटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो जब इवेपोरेट होता है तो बहुत सारी हीट जो है वो बॉडी से रिलीज़ होती है,
गैशियस फॉर्म के अंदर, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने के लिए वो हीट इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो स्वेटिंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसा है, वो कूलिंग इफ़ेक्ट है। तो ये जो फिनोमेना है, ये स्वेटिंग का कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, ये काम किस बात पे कर रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन वैसे 574 केल्विन पर केजी होती है। ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। ठीक है, कि सो फार अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, एक 2-3 बार ये पास्ट पेपर्स में बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया था कि आपके पास इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन is maintained by which property of water? जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आपके पास जो डेंसिटी है, उसकी इंटेग्रिटी है, वो मेंटेन होती है पानी की किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो आंसर था यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ऑफ वाटर, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इस तरीके से करके एक और ऑप्शन था। ये एक क्लियर लाइन है आपकी फेडरल की बुक के अंदर ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है पहले पास्ट पेपर्स में, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है एमसीक्यूज़ के हवाले से। जस्ट कीप इन माइंड, बहुत आसान सा वैसे सवाल आप याद भी कर सकते हैं। हाइड्रो Phobic. एग्जैक्टली, तो हाइड्रो फोबिक। ठीक है, जो आपके पास फॉस्फोलिपिड होता है उसकी जो टेल होती है वो इनसाइड होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है वो। इसी तरीके से आपके पास अगर आप देखें ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा है, और बाकी जो परसेंटेज है वो किसकी होती है, वो कॉर्पसेल्स की होती है। कॉर्पसेल यानी कि सेल की, ब्लड सेल्स की होती है। ठीक है, तो अभी आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर तकरीबन 45% इस 55% का 90%, इस 55% का 90% जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसके अलावा आपके पास जो ब्लड से जब फ्लूइड रिलीज़ होता है कैपिलरीज से, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए। तो वो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, या फिर आप इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये बात समझ आएगी? कैपिलरी से जो फ्लूइड रिलीज़ होता है फॉर गैशियस एक्सचेंज, ऐसा तो नहीं होता ना कि कैपिलरी से जो ब्लड आपके पास डायरेक्टली बाहर आ रहा होता है, नहीं। टिश्यू को ऑक्सीजन एक्सचेंज करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से यहाँ पे आनी है, तो उसके लिए ब्लड नहीं बाहर आता, ये सेल्स नहीं निकल के आएंगे, वहाँ से आपके पास कुछ ही कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड बाहर आ रहा होता है। वो जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड कभी भी डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में नहीं होता। ठीक है, अगर होगा तो वो तो फिर एक सही बात नहीं है, उसे हम ब्लीडिंग कहेंगे, फिर वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड कभी भी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा, टिश्यू फ्लूइड होता है। और कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कंसनट्रेशन होती है वाटर की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास इसी तरीके से यूरिन जो है उसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है वाटर की।
मतलब आपकी बॉडी में वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स. वाटर एज अ इफेक्टिव ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम कर रहा है. ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जो कि फ्रिक्शन को कम करने का काम करे. जैसे फॉर एग्जांपल मशीन्स के अंदर ऑयल लगाया जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो वो ऐसा ल्यूब्रिकेंट काम कर रहा है. तो वाटर हमारी बॉडी में एज एन इफेक्टिव ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर रहा होता है. ठीक है, फ्रिक्शन से बचा रहा होता है. इसके अलावा आपके पास जो टीयर है उसके अंदर भी तक 99% पानी होता है. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, टीयर जो है वो एक एंडोक्राइन सिक्रीशन है या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे डक्ट होगी जिसके थ्रू टीयर्स रिलीज होता है. बिल्कुल सही है. एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है आपके पास, टीयर ग्लैंड्स जिसको लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं. टीयर ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्राइमल ग्लैंड. तो वहाँ से आपके पास टीयर क्या होता है? रिलीज होता है. तो ये एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन होगी. डक्ट इन्वॉल्व होती है यहाँ पे. सही है. और इसके अलावा कोई भी ट्रॉमा कंडीशन के अंदर आपका जो वाटर है वो एक फ्लूइड कुशन फॉर्म करता है ऑर्गन्स के अराउंड, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए. कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे वाटर जो है वो जितना भी हमारे पास वेस्ट्रल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड एक फ्लूइड कुशन फॉर्म करेगा. सही है. इसके अलावा आपके पास जो बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत लो टेम्परेचर है, माइनस के अंदर टेम्परेचर है, उस जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि फिशेस जो है वो किस तरीके से पानी के अंदर रह रही होती हैं. उसके पीछे रीज़न है किसका? कि ऊपर जो है वो वाटर आइस होता है. ठीक है, ऊपर बर्फ़ होती है, लेकिन नीचे जो है टेम्परेचर पानी का क्या होता है? ज़्यादा होता है. पानी वार्म होता है नीचे. ये बिहेवियर वाटर का, ये बिहेवियर क्या कहलाता है? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसमें होता ये है, जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि गर्मी होगी तो कोई भी चीज़ जो है वो क्या करेगी? वो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन होगी. ठीक है. लेकिन टेम्परेचर अगर कम होगा तो क्या होगी? जी हाँ, कंप्रेशन होगी. ठीक है. लेकिन पानी जो है वो एबनॉर्मली भी, एनॉमलस का मतलब है एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर. 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्रीज के दरमियान में वाटर जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, उल्टा बिहेव करता है. यानी कि अगर आप 0 से 4 तक जाओगे, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो होनी क्या चाहिए थी? एक्सपेंशन. होती क्या है? कंप्रेशन. इस टेम्परेचर की रेंज के दरमियान में. इसी तरीके से 4 से आप 0 पे चले जाओ, 4 से 0 पे जा रहे हो यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. होनी चाहिए थी कंप्रेशन, होती एक्सपेंशन है. तो ये एनॉमलस बिहेवियर कहलाता है. इसकी रिज़ल्ट में आपके पास होता क्या है? होता ये है, आप जब आइस फॉर्म होती है तो आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है. आइस क्या है? सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी. लेकिन आइस का जो स्ट्रक्चर है, आइस के जो क्रिस्टल्स हैं उसके दरमियान में इतना ज़्यादा स्पेस होता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, स्पेस की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है. एज़ कम्पेयर टू अगर आप बात करें लिक्विड वाटर की तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. इसीलिए, और एनॉमलस बिहेवियर वाटर इसी की एक एप्लीकेशन है. ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, नीचे यहाँ पे फिशेस क्या होंगी? अलाइव होंगी. नीचे यहाँ पे अच्छा उनकी नीचे सब कुछ सेट है यहाँ पे. सही है. एंड थैंक्स टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर, सो दिस इज़ अ वंडर ऑफ नेचर कि किस तरीके से इतने हार्श टेम्परेचर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है. यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी अगर डेंस चीज़ होती है वो बॉटम पे जाती है,
ऐसा ही है ना, जो भी डेंस होगी चीज़ वो बॉटम पे जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगी। इसीलिए पानी की मतलब ये जो आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए आइस ऊपर होती है और नीचे क्या, तो ये ऐसा इंसुलेटर की तरह काम कर रही है यहाँ पे, सही है। नीचे पानी वार्म होता है। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर